हाय। तो पिछले दिनों रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी को अलर्ट पर रहने को कहा है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद रसिया न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ये एनालाइज करेंगे कि एक न्यूक्लियर वॉर की कितनी संभावनाएं हैं और क्या रसिया कैपेबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस रिपोर्ट को, जो कि सिप्री इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है। इसमें हम देखेंगे कि दुनिया में कहाँ पर कितने न्यूक्लियर आर्सेनल हैं। तो 2022 की बात करें तो अभी के डेटा के अनुसार दुनिया के 9 देशों के पास 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसमें से 90% केवल अमेरिका और रसिया के पास है। रसिया के पास 6,255 है, अमेरिका के पास 5,000 है। वही अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास 160 वॉरहेड्स हैं। अमेरिका ने यूरोप के 100 ठिकानों पर, कम से कम 100 ठिकानों पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल कर रखे हैं, जिसको प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर पर एक्टिवेट किया जा सकता है। नेटो की इस एक्टिविटी की वजह से रसिया हमेशा अलर्ट पर रहता है और उसका निशाना यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं। इनफैक्ट रसिया ने यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जेफोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल में ले लिया है, जिसके बाद आईएईए ने रसिया को ये वार्निंग दी है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान न पहुंचाया जाए। बात करें अगर यूक्रेन की आज़ादी की और उनके समय क्या उनकी कैपेबिलिटी थी, तो यूक्रेन 24 अगस्त 1991 में यूक्रेन सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ था। उस वक्त यूक्रेन के पास सोवियत का 1/3 न्यूक्लियर आर्सेनल था, जो कि दुनिया के तीसरे नंबर पे है। 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन अपने सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए राजी हुआ और उसके बदले रसिया, अमेरिका और यूके ने यूक्रेन को सिक्योरिटी देने की गारंटी दी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 5 दिसंबर 1994 में ये पास हुआ था, साइन किया गया था, जिसमें यूके, रसिया, यूक्रेन ने सिग्नेचर किया था बुडापेस्ट में। उसके बाद पर फिलहाल अभी जो अटैक किया गया, जो रसिया ने अटैक किया और अमेरिका और यूके ने यूक्रेन की मदद नहीं की, तो ये करके बुडापेस्ट मेमोरेंडम को वायलेट किया गया है। तो रसिया के न्यूक्लियर वेपन्स जो अभी इंस्टॉल्ड हैं, वो पानी, हवा और जमीन से वॉर करने की क्षमता रखते हैं। पुतिन की ये चेतावनी कि अगर किसी देश ने इंटरफेयर किया तो इतिहास की सबसे बड़ी तबाही होगी, ये उस बात की तरफ इशारा करते हैं कि न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। तो इससे ही तो समझ आता है कि रसिया फुली कैपेबल है स्ट्राइक करने और रोकने में। बट ये पहला वाकया नहीं है। 1962 में रसिया ने क्यूबा के पास और अमेरिका ने इटली और टर्की के पास अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय किए थे, तो इसकी पॉसिबिलिटी से ना नहीं कर सकते कि दोबारा ऐसा डिप्लॉयमेंट हो सकता है। ये कोल्ड वॉर के समय की बात है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है फिर से कि फिर से डिप्लॉय किया जाए और फिर से अटैक करने की संभावना हो सकती है। मगर ऐसा माना जाता है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो अटैक करने वाले और डिफेंड करने वाले दोनों देशों को भारी नुकसान होगा, जिसको हम मिलिट्री की भाषा में बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि मैड। मिलिट्री के इस डॉक्ट्राइन की वजह से आज न्यूक्लियर वेपन को केवल एक डिटरेंट की तरह देखा जाता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो इनके बीच में एक डिटरेंट है उनका, और रशिया ने यही कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल केवल लास्ट रिजॉर्ट के रूप में करेंगे जब बात उनके सर्वाइवल की होगी। डेट मीन्स न्यूक्लियर अटैक को रोकने की जिम्मेदारी रसिया और नेटो दोनों की है। रसिया के इस स्टेप की वजह से न्यू स्टार्ट ट्रीटी का रीनेगोशिएशन मुश्किल दिख रहा है, जो कि 2026 में एक्सपायर होने वाला है। यहाँ पर दुनिया के सभी देशों को रसिया पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाना चाहिए ताकि वो नेगोशिएशन टेबल पर आए, मगर कुछ देश केवल अपना फायदा देख रहे हैं, जैसे बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, चाइना। अपने डिप्लोमेटिक फायदे से आगे बढ़कर इसको एक लार्जर ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखा जाना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।